हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान जिसमें हम उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसमें हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसमें हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार किसे है। तो इसका ऑप्शन ए उच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी जिला न्यायालय को, ऑप्शन डी सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में 5 प्रकार के रिट जारी करने का सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है। वहीं पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यदि हमें किसी अन्य मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवानी है तो हमें आर्टिकल 139 के प्रावधानों के तहत हमें रिट जारी करवानी होगी, जहां पर आर्टिकल 139 कहता है कि यदि मौलिक अधिकारों से भिन्न किसी मामले पर रिट जारी करनी है तो संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करेगी। अनुच्छेद 139 के तहत अनुच्छेद 139 के तहत संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान कर सकती है कि वह मौलिक अधिकारों से भिन्न किसी विषय पर किसी मामले पर रिट निकालने की शक्ति प्रदान कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट निकालने की व्यवस्था करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निकालता है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संबंध में 5 प्रकार के रिट जारी करने का प्रावधान करता है। वहीं पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट मौलिक अधिकारों के संबंध में निकालने का प्रावधान करता है, लेकिन यदि हमें किसी अन्य मामले पर रिट निकलवानी हो तो हमें अनुच्छेद 139 का सहारा लेना पड़ेगा। अनुच्छेद 139 के प्रावधानों के तहत संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान कर सकती है कि वह मौलिक अधिकारों से इतर अन्य मामलों पर भी रिट निकाले। चलते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो इसका ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन सी न्यायविदों के मत, तो और ऑप्शन डी संसदीय परिसीमन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी न्यायिक व्याख्या। न्यायिक व्याख्या के द्वारा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि भारत के संविधान की मूल संरचना होगी। आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का 1973 का यह केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो संसद है, संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन संसद न्यायालय ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की मूलभूत अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें संसद मौलिक ढांचे को छोड़कर समस्त संविधान में संशोधन कर सकती है। वह मौलिक ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती। यह हमारी केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है। ऑप्शन ए राज्यसभा,
ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत में राष्ट्रपति से संबंधित विवादों को निपटारा करता है, और यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो उस अवधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई भी कार्य अवैध घोषित नहीं होगा। उसका वह कार्य उसका किया गया उस अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वह मान्य होगा। और 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर रख दिया गया था, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा से संबंधित विवादों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती थी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अनुसार होता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और हमने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। और इसके निर्वाचक मंडल में तो अब इसके निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, ऑप्शन बी संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारत के संविधान में संशोधन करके, ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संसद के अधिनियम द्वारा। भारत में किसी सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होने चाहिए इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को है, और संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह समय अनुसार न्यायाधीशों की संख्या फिक्स कर सके। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 भारत में एक उच्चतम न्यायालय का गठन करता है, और वहीं पर वह जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस टाइम जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था उस समय पर 1+7 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में इसमें 33+1 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें DVI चंद्रचूड़ आज भारत के मुख्य CJI हैं। तो भारत में DVI चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी जिला एवं सत्र न्यायालय में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की जा सकती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था करता है। आपको यह पता होना चाहिए कि तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में क्यों व्यवस्था, आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था क्यों की गई है। तो इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि जब उच्चतम न्यायालय में सदन चलाने के लिए गणपूर्ति ना हो तब उस दशा में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बेरोवाड़ी विवाद, ऑप्शन बी सज्जन सिंह वाद, ऑप्शन सी गोलकनाथ वाद, ऑप्शन डी केशवानंद वाद।
ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारतीवाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तब इसमें अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रावधानों के अनुसार इसमें संशोधन हो सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, यह इसमें 3 नए शब्द जोड़े थे। केशवानंद भारतीवाद में ही सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो गोरखनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप मौलिक अधिकारों को टच भी नहीं कर सकते, आप संसद मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती है, यह हमारा गोरखनाथवाद में कहा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124(2), ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 125, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 128, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 129। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124 क्लॉज 2। अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 भारत में घोषित करता है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 65 वर्ष और हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के संविधान का तो अनुच्छेद 125 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था करता है, और अनुच्छेद 128 भारत में उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, और अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना की व्यवस्था करता है कि उच्चतम न्यायालय में जितने भी वाद होंगे उन सभी का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, उल्लेख के रूप में प्रकाशित रखे जाएंगे, और उच्चतम न्यायालय अपनी मानहानि के लिए, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की अधिकार रखता है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय की यदि कोई व्यक्ति अवमानना करता है तो उसको दंड देने का प्रावधान अनुच्छेद 129 करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी विधि मंत्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 यह व्यवस्था करता है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1992। भारत परिषद अधिनियम 1992 के अनुसार विधान परिषदों में बहस करने और कार्यपालिका में उत्तर देने के लिए अधिकृत का प्रावधान किया गया था। तो विधान परिषदों में बहस करने से संबंधित बहस करने का अधिकार हमें भारत परिषद अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया था। और पार्लियामेंट सुधार 1909 के अनुसार भारत में
सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। भारत में मुस्लिमों को लिए एक अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम द्वारा की गई थी। इस अधिनियम के तहत भारत में जो विधान परिषद थी, विधान परिषदों में जो उनकी संख्या थी उनमें वृद्धि कर दी गई। उनकी संख्या में 16 से बढ़ाकर 64 कर दी गई। आपको यह पता होना चाहिए कि जो वायसराय की कार्यकारिणी होती थी उसमें हमारे पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला भारतीय नियुक्त किया गया था। और इसी अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। वो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, और मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे और चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और इस अधिनियम द्वारा जो यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919 से यह लागू हुआ था। इस अधिनियम द्वारा हमने द्विसदनीय व्यवस्था का रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की थी। यहीं से हमारी जो लोकसभा होती है, जो हमारी संसद है, उसकी व्यवस्था हमने 1919 के अधिनियम से हमारी संसद की व्यवस्था होती है। जैसे कि आप आज भारत में देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया है, तो यह दोनों सदन हमारे इसी अधिनियम द्वारा आए थे। इसी अधिनियम द्वारा हमने राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था और दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया था। और इसी अधिनियम द्वारा हमने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया। उसका विस्तार करके अब इसे सिखों और भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा हमने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसी अधिनियम द्वारा हमने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम द्वारा हमने लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो हमारा 1926 में सिविल भर्ती की परीक्षा के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत हमने एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत हमने भारत में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की थी और इसी अधिनियम द्वारा हमने भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार हमने राज्यों के लिए सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PIL का मतलब होता है। इसका मतलब होता है ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का मतलब होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।